क्या होगा अगर एक साधारण सी स्कूल ट्रिप रातों रात एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाए जहाँ से बचना नामुमकिन हो? क्या होगा अगर आपका फोन बिना आपकी मर्जी के किसी ऐसे गेम से जुड़ जाए जिसमें हारने का मतलब मौत है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डीप डाइव कर रहे हैं एक ऐसी कोरियन थ्रिलर सीरीज में जो अभी सबकी जुबान पर है, नाइट हैज कम। अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको पूरी कहानी समझा देगा, और अगर आपने देख भी लिया है तो चलिए साथ में रिकैप करते हैं हर छोटी बड़ी डिटेल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड ली यूनसियो के एक भयानक सपने से। सपने में वो एक बंक बेड पर सो रही होती है और अचानक उसकी नींद खुलती है। ऊपर से खून की बूंदें टपक रही होती है। ऊपर वाले बंक पर सोया लड़का मर चुका होता है। डर के मारे वो कमरे से बाहर भागती है और सामने आता है एक पर्पल रंग से भरा स्विमिंग पूल। एक लड़की उस पानी में छलांग लगाती है और अचानक पूरा पर्पल रंग रेड में बदल जाता है जैसे खून। यूनसियो फिर भागती है, लेकिन इस बार उसे ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं। वो मुड़कर भागने की कोशिश करती है, तभी अचानक कोई उसे जोर से मुक्का मारता है और ठीक उसी पल वो अपनी नींद से हड़बड़ाकर जाग जाती है। तब पता चलता है ये सिर्फ एक सपना था। यूनसियो अपनी क्लास के साथ एक स्कूल ट्रिप पर जा रही होती है और बस में ही किताब पढ़ते पढ़ते सो जाती है। बस में बाकी स्टूडेंट्स शोर मचाते हुए माफिया गेम खेल रहे होते हैं जब तक क्लास का बुल्ली उन्हें चुप नहीं करा देता। एक लड़का उससे भिड़ने की सोचता है पर दूसरा उसे रोक लेता है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि इस क्लास में एक हायरार्की है, एक पावर डायनामिक है। इसी बीच यूनसियो अपने क्रश किम जुनही को चुपके देखती रहती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ओ जुंगवॉन जो अपने लैपटॉप पर एक गेम डिजाइन कर रही होती है उसे मजाक में ताना मारती है अगली बार उसके पास बैठ जाना, जिससे वो शर्मा जाती है। स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सेंटर पहुँचते हैं। यही यूनसियो को अजीब सा महसूस होता है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी हो। जुंगवॉन इसे नॉर्मल बताकर टाल देती है, कहती है कि सारे ट्रेनिंग सेंटर्स एक जैसे ही दिखते हैं। पर दोस्तों, इस ड्रामा में कुछ भी नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं होता। सेंटर में घुसते ही स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली एक QR कोड वाईफाई के लिए स्कैन करते हैं, जिससे उनके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, किसी ने भी उसे खुद से इंस्टॉल नहीं किया था। ये पहला बड़ा रेड फ्लैग है। धीरे धीरे टीचर के फोन से सिग्नल चला जाता है, इसीलिए वो बाकी स्टूडेंट्स को अकेला छोड़कर दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को लेने निकल जाता है और यही से शुरू होता है असली खेल। स्टूडेंट्स डांस प्रैक्टिस करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पर जुंगवॉन को सेंटर का ऐप बड़ा एवरेज लगता है। वो कहती है मैं इससे बेहतर बना सकती हूँ। थोड़ी ही देर में स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि उनके फोन्स में कोई सिग्नल नहीं आ रहा। तभी अचानक एक तेज घंटी बजती है और पूरी बत्ती चली जाती है। उन्हें एक भूत दिखाई देता है। सब डर जाते हैं, पर ये सिर्फ एक स्टूडेंट की शरारत निकलती है जो एक सुसाइड वाली गोस्ट लड़की की स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। बाकी सब हंसकर टाल देते हैं, पर यूनसियो के चेहरे पर साफ डर नजर आता है। रूम्स में जाते ही स्टूडेंट्स को अपने फोन पर एक मैसेज आता है, माफिया गेम में आपका स्वागत है। उन्हें बिना पूछे बिना बताए एक रोल दे दिया जाता है, सिविलियन, डॉक्टर, पुलिस या माफिया। रूल्स साफ था, सुबह 8 से रात 12 बजे तक वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। फिर रात में असली माफिया किसी को मार डालेगा और ये तब तक चलेगा जब तक एक टीम पूरी तरह खत्म न हो जाए। स्टूडेंट्स इसे मजे का गेम समझकर वोट्स डालना शुरू कर देते हैं और सबसे ज्यादा वोट्स जाते हैं हियो यूल को, क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के को। पर यूनसियो और जुंगवॉन को कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने तो इस गेम के लिए साइन अप ही नहीं किया था। और सबसे डरावनी बात, बिना इंटरनेट के ये गेम काम कैसे कर रहा है? वो टीचर को ढूंढने निकलती है, पर पता चलता है वो कब के गए हुए अब तक वापस नहीं आए। बिल्डिंग में कोई अडल्ट नहीं है, लैंडलाइंस भी बंद है, पूरी तरह आइसोलेटेड है। तभी यूनसियो को एक रैंडम मैसेज आता है, पूल पर आ जाओ। वहाँ पहुँचते ही किम सोमी और उसकी गैंग नकली बर्थडे पार्टी के बहाने उसे पूल में धक्का दे देती है। यूनसियो डूबने लगती है और सबसे डरावनी बात, उसे तैरना आता था, फिर भी जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे नीचे खींच रही हो, ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने में हुआ था। समय रहते जूनही आकर उसे बचा लेता है। इससे पहले वो एक बुलीड स्टूडेंट को भी बचा चुका होता है। पता चलता है जूनही ने खुद एक हादसे के बाद स्विमिंग छोड़ दी थी, तो पूल में कूदना उसके लिए भी आसान नहीं था। रात होते ही फोन पर एक 60 सेकंड टाइमर शुरू होता है जो वोटिंग खत्म होने का लास्ट वार्निंग था। स्टूडेंट्स यूनानिमसली हियो यूल को वोट करते हैं और फिर होता है वो जो पूरा एपिसोड बदल देता है। हियो यूल को अचानक एक तेज घंटी सुनाई देने लगती है। वो दर्द से चीखता है, जमीन पर गिर जाता है, उसकी आंखें पलटकर सफेद हो जाती है। वो दीवारों पर सिर पटकना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं और फिर वो खिड़की से कूदकर खुद को मार देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अनाउंसमेंट होती है कि हियो यूल असल में एक सिविलियन था।
था, यानी एक बेगुनाह मारा गया था। एपिसोड खत्म होता है एक अजीब सी सॉन्ग के साथ, जो बजते ही सारे स्टूडेंट्स अचानक बेहोश की तरह सो जाते हैं। तो दोस्तों, ये गेम असली है या कोई साजिश? यूएसओ का डेजा वू और सपना इस सबसे कैसे जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगली बारी किसकी होगी? अगली सुबह से जब स्टूडेंट्स शॉक की हालत में उठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रात को आखिर हुआ क्या था, तभी उनके फोन्स पर एक मैसेज आता है। अनाउंसर बताता है कि पिछली रात वोटिंग खत्म होने से पहले पुलिस ऑफिसर ने अपनी पावर इस्तेमाल की थी और सबसे डरावनी बात, माफिया ने अपनी ही टीम के एक सदस्य चोई जुनवॉन को मार डाला है। फिर घोषणा होती है कि गेम का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स को अब मिडनाइट तक वोटिंग करनी है और किसी एक को माफिया समझकर चुनना है। यूनसियो पूछती है कि क्या किसी ने जुनवॉन को देखा है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ भागते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अनाउंसर वहीं मिल जाए। स्टूडेंट्स दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक टीम को टॉयलेट में जुनवॉन की लाश मिलती है, उसका मर्डर हो चुका होता है। दूसरी टीम ब्रॉडकास्टिंग रूम पहुंचती है, पर वहां कोई नहीं होता, कमरा बिल्कुल खाली था। यूनसियो जुनवॉन के आसपास की सीन को ध्यान से चेक करती है और डिड्यूस करती है कि उसे हाल ही में मारा गया है। ये देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। इसी बीच क्योंगजून जूनही से कहता है क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते जिम्मेदारी उठाए। जूनही सुझाव देता है कि सबको ट्रेनिंग सेंटर से निकलकर जल्दी से जल्दी मदद ढूंढनी चाहिए। जूनही सबको एक ग्रुप मैसेज भेजता है कि तुरंत निकलना है। स्टूडेंट्स बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं। जूनही बताता है कि पास में उसे एक गैस स्टेशन दिखी थी और चूंकि फोन्स काम नहीं कर रहे, वो पैदल वहां जा सकते हैं। सब एग्जिट की तरफ भागना शुरू करते हैं, पर तभी एक अनाउंसमेंट उन्हें रोक देती है। उन्हें सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर ही रहकर गेम खेलना है। स्टूडेंट्स नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि फ्लोर पर लाइंस बनी हुई है। एक स्टूडेंट अपना आपा खो बैठता है और लाइन क्रॉस कर लेता है। उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गलती से खुद भी लाइन क्रॉस कर बैठता है। दोनों को तुरंत एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। वो अपने अपने सिर एक दूसरे से और एक पत्थर से पटक कर सुसाइड कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ये भयानक मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। अनाउंसर बताता है कि मरने वाले दोनों सिविलियंस थे, यानी गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अपने क्लासमेट्स की इतनी बुरी मौत देखकर स्टूडेंट्स वापस अंदर लौट आते हैं और आगे क्या करना है इस पर डिस्कस करते हैं। जूनही कहता है फिलहाल इंतजार करना ही ठीक रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स असहमत होते हैं, पर बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। एक लड़की पूछती है कि मरे हुए दोस्तों की बॉडीज का क्या किया जाए। दूसरी पूछती है टीचर कब वापस आएगा, पर किसी के पास जवाब नहीं होता। यूनसियो उठकर रूफटॉप की तरफ भागती है सिग्नल ढूंढने के लिए। जुंगवॉन और जूनही भी उसके पीछे जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर क्योंगजून टेबल से चाबियां चुरा लेता है, जिनसे बिल्डिंग के कई रूम्स खोले जा सकते हैं। रूफटॉप पर पहुंचकर यूनसियो को पता चलता है कि व्हाइट लाइन ही वो डेजिग्नेटेड एरिया डिफाइन करती है जहां गेम खेला जाना है। ऊपर से उन्हें दिखता है कि लाइन बिल्डिंग से दूर एक फॉरेस्ट की तरफ जाती है, पर प्रॉब्लम ये है कि कई लाइंस हैं और ये पता लगाना मुश्किल है कि असली कौन सी है। तीनों नीचे आकर बाकी स्टूडेंट्स को अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। एक मैप की मदद से वो डिसाइड करते हैं कि व्हाइट लाइन को फॉलो करके मदद मांगने के लिए पास के विलेज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। शुरू में स्टूडेंट्स डरते हैं, पर जूनही कहता है कि अगर वो लाइन क्रॉस न करें तो सब ठीक रहेगा। उन्होंने खुद टेस्ट करके देखा है कि दोनों लाइंस के बीच चलना जरूरी है। वो लाइन को फॉलो करते हुए आखिरकार ट्रेल तक पहुंच जाते हैं। अब डिसाइड होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जाकर देखें कि ये ट्रेल कहाँ जाकर खत्म होती है। जूनही खुद वॉलंटियर करता है और यूनसियो को साथ न जाने को कहा जाता है, क्योंकि वो अभी ठीक नहीं है। पिछले दिन पूल में डूबते डूबते बची थी। लोग तर्क देते हैं कि वो जूनही को धीमा कर देगी। काफी बहस के बाद सोमी, दाही, ह्योनहो और एक और स्टूडेंट जाने के लिए तैयार होते हैं। दाही सिर्फ इसलिए मानती है क्योंकि ह्योनहो ने वॉलंटियर किया था। जैसे ही सब वॉलंटियर्स को अलविदा कहते हैं, यूनसियो को कोई उसका नाम पुकारता सुनाई देता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। ट्रेल पर चढ़ते हुए ना ही चोटिल हो जाती है, पर बाकियों के साथ चलती रहती है। मुख्यत इसलिए क्योंकि सोमी उसे इशारे से कहती है कि वो ठीक है, कुछ मत बोलो। इसी दौरान क्योंगजून और उसके साथी स्नैक बार ढूंढ लेते हैं और उसे अपने लिए रख लेने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ यूनसियो कुछ स्टूडेंट्स की मदद से डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखवाती है, पर इस दौरान वो सीन की फोटोज लेती है और सोचती है अगर जुनवॉन उन्हीं की टीम में था तो माफिया ने उसे क्यों मारा। सीन को ध्यान से देखकर उसे अजीब लगता है कि किसी ने जुनवॉन को फायर एक्सटिंग्विशर से सामने से मारा था। जुनवॉन को सिर्फ माथे पर चोटें थी। अजीब बात है कि उसने अटैक आते देखकर भी उसे डॉज क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जुनवॉन ने खुद जानबूझकर अपना सिर फायर एक्सटिंग्विशर से टकराया हो। बॉडीज को फ्रीजर में रखते हुए स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है फ्रीजर उतना ठंडा नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये भी अजीब लगता है कि उनके फोन्स में चार्ज कैसे बनी हुई है।
है, जबकि उन्होंने कभी चार्ज ही नहीं किया। वो फ्रीजर से निकल जाते हैं। बाहर निकलते वक्त यूनसियो को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करने लगती है। आवाज उसे बेसमेंट तक ले जाती है और उसे लगता है जैसे उसके ठीक पीछे कोई भूत खड़ा है। उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे और कमरे मिलते हैं जिनमें से एक ऑफिस जैसा लगता है। वो लैंडलाइन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर वो बंद होता है। पर जैसे ही वो कमरे से निकलती है, कंप्यूटर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं और बिल्डिंग के अलग अलग रूम्स का सीसीटीवी फुटेज दिखाना शुरू कर देते हैं, मानो कोई उसे देख रहा हो। यूनसियो वापस अपने रूम में आती है और देखती है कि जुंग वॉन गेम का बैकएंड कोड हैक करने की कोशिश कर रही है ताकि गेम की सच्चाई पता चल सके। दुर्भाग्य से उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। जुंग वॉन उसे ये भी बताती है कि जो स्टूडेंट्स मर चुके हैं उनके फोन्स अब न तो काम कर रहे हैं और न ही चार्ज हो रहे हैं। यूनसियो सोचती है क्या फोन भी अपने ओनर के साथ ही मर जाता है। वो जुंग वॉन से पूछती है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा या सुना है। जुंग वॉन जवाब देती है यहाँ सब कुछ ही तो अजीब है। यूनसियो उसे बताती है कि उसे लगता है उसने एक भूत देखा, पर जुंग वॉन उसकी बात को हल्के में लेकर टाल देती है। उधर बाकी सब वॉलंटियर्स लाइन के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ अजीब नजर आता है। दूर से जो लोग उन्हें दिखे थे वो हिल ही नहीं रहे, यहाँ तक कि सीगल्स भी नहीं। शायद वहाँ स्केरक्रोज रखे गए हैं ताकि असली इंसानों जैसा भ्रम पैदा हो। सोमी और डोंगयोन को लगता है कि उन्हें अब लाइन का अंत नजर नहीं आ रहा, तो वो और करीब जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। बदकिस्मती से डोंगयोन फिसल जाता है और गलती से रूल वायलेट कर बैठता है। पर सीन को ध्यान से देखे तो लगता है कि सोमी ने उसे बचाने की बजाय धक्का दिया था जब वो फिसला था। उसे तुरंत एक्सिक्यूट कर दिया जाता है और वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह खुद को मार डालता है। यूथ सेंटर में मौजूद स्टूडेंट्स को अपने फोन्स पर एक मैसेज मिलता है कि डोंगयोन एक सिविलियन था। इसका मतलब साफ था कि वो मर चुका है। इसी बीच वॉलंटियर स्टूडेंट्स यूथ सेंटर वापस लौटते हैं और उनसे तुरंत पूछा जाता है कि डोंगयोन की मौत कैसे हुई। सोमी जल्दी से अपनी सफाई देती है कि क्या हुआ था। दूसरी तरफ क्योंगजून पूछता है कि क्या वो विलेज तक पहुंच पाए और जूनही बताता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो पूरी तरह ट्रैप्ड है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इस गेम को पूरा करना। मीटिंग खत्म होने के बाद यूनसियो अकेली बैठकर रोने लगती है। उसे गिल्टी महसूस होता है क्योंकि उसी ने लाइंस एक्सप्लोर करने का आइडिया दिया था। वो खुद को डोंगयोन की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। जुंगवॉन उसे ढूंढकर सांत्वना देती है और कहती है खुद को संभाल और मॉपिंग करने की बजाय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। ऑफिस जाते वक्त उनका सामना उस लड़के से होता है जिसे क्योंगजून हमेशा टीज करता है। बुली ने उसे बुलाया होता है और वो लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। उसी समय जूनही ऑफिस में अकेला रुका होता है जहाँ फोन्स लगातार बजते रहते हैं। जल्द ही उसे एहसास होता है ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। फोन्स की लाइंस तो कब की कट चुकी है। यूनसियो और जुंगवॉन जूनही को घबराते हुए सुनते हैं और तुरंत चेक करने पहुँचते हैं। वो उन्हें बताता है सब कुछ नकली है, फोन से लेकर ऑफिस की फाइल्स तक कुछ भी असली नहीं है। इसी बीच क्योंगजून और उसके साथी दाबोम को तंग करते रहते हैं और उससे गेम एक्सप्लेन करने को कहते हैं। दाबोम बताता है कि हर कोई सिर्फ अपना रोल जान सकता है और माफिया ढूंढना पूरी तरह लक और लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। गैंग सोचता है कि अगर वो रैंडम किसी को चुनकर मार दे तो क्या होगा, पर जल्दी समझ जाते हैं कि ये काम नहीं करेगा। वो सवाल पूछते हैं चोइजून को क्यों मारा गया, अब तक क्या क्या हुआ है, पर दाबोम को इस गेम के रूल्स की पूरी जानकारी नहीं होती और उसे दोष भी नहीं दिया जा सकता। ये इतनी इंटेंस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो उसके दोस्तों की जान ले चुकी है। क्योंगजून दाबोम का फोन लेकर देखता है कि क्या वो उससे वोट कर सकता है, पर पता चलता सिर्फ अपने ही फोन से वोट किया जा सकता है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स गेम को समझने और माफिया ढूंढने के लिए एक गेम प्लान बनाने की कोशिश में जुटते हैं। इसी बीच नाही को ह्योनहो सांत्वना देता है और उसके घाव ट्रीट करता है। दोनों एक दूसरे को सर्वाइव करने का वादा करते हैं और हल्के फुल्के मजाक में एक दूसरे पर फिदा होने की बात करते हैं। इतने भयानक हालात में भी एक छोटी सी ह्यूमन मोमेंट बन जाती है। स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बंट जाते हैं ये जानने के लिए कि गेम आखिर काम कैसे करता है और जुनवॉन को किसने मारा। यूनसियो, जुंगवॉन और जूनही डिसाइड करते हैं कि बाकी सबको समझाना चाहिए कि वोट न करें ताकि कोई और न मरे। इससे पहले वो दाबोम को क्योंगजून के चंगुल से बचाते हैं जिससे एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। क्योंगजून ह्योनहो को मारने की कोशिश करता है पर उसे बुरी तरह हरा दिया जाता है। हालांकि ये जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। यूनसियो किसी तरह क्योंगजून को समझाकर बाकियों के साथ ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने के लिए मना लेती है। साथ ही सोमी और उसकी गैंग एक दूसरे पर शक करना शुरू कर
देते हैं। अब हर कोई सस्पिशियस लगने लगता है। वो पिछले दिन की घटनाओं को फिर से खंगालने लगते हैं। उन्हा मुश्किल में फंस जाती है क्योंकि उसी ने मजाक मजाक में हियो यूल को मारने का सुझाव दिया था। बदले में वो सोमी पर आरोप लगाती है कि उसी ने डोंगयोन को लाइन के बाहर धक्का दिया था। उन्हा बार बार कहती है कि वो सिविलियन है, पर बाकी स्टूडेंट्स को सोमी की बात ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। जब सारे स्टूडेंट्स आखिरकार इकट्ठा हो जाते हैं, जूनही सुझाव देता है कि इस बार कोई वोट न करे। क्योंगजून सबको ऑर्डर देता है कि अपने फोन्स एक ट्रैश बिन में डाल दे। बेशक कुछ स्टूडेंट्स इस आइडिया के सख्त खिलाफ होते हैं, पर मेजॉरिटी की बात मान ली जाती है। सब अपने फोन्स ट्रैश कैन में डाल देते हैं, पर क्योंगजून चालाकी से अपना फोन चुपके से अपने पास ही रख लेता है। एक अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स को याद दिलाती है कि वोट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है, पर वो सब इसे किस्मत पर छोड़ने का फैसला करते हैं। मिडनाइट के बाद कुछ पल तक कुछ नहीं होता और स्टूडेंट्स जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार उन्होंने गेम को मात दे दी। पर तभी अचानक एक अलार्म बज उठती है और स्टूडेंट्स फिर से आपस में बहस करने लगते हैं, वोट करे या नहीं। और फिर होता है सबसे डरावना पल। अनाउंसर रैंडम तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सिक्यूट करना शुरू कर देता है। घबराए हुए स्टूडेंट्स अपने फोन्स उठाने और वोट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी अफराद फरी में एक स्टूडेंट बिजली की वायर्स खींच बैठती है और खुद को एक्सिक्यूट कर लेती है, जिससे पूरी बिल्डिंग में ब्लैकआउट हो जाता है। अंधेरे में स्टूडेंट्स टटोलते हुए अपने अपने फोन्स ढूंढने और वोट करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच यूनसियो जूनही की मदद करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर लगता है जैसे उसे एक भयानक पैनिक अटैक आ रहा हो। स्टूडेंट्स अंधेरे में अपने फोन्स ढूंढने और वोट करने के लिए जूझ रहे होते हैं। जैसा आप सोच सकते हैं, हालात बेहद हेक्टिक है और कुछ स्टूडेंट्स चोटिल भी हो जाते हैं। दुर्भाग्य से अनाउंसर एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स की मौत की घोषणा करता रहता है और वो सब खुद को एक्सिक्यूट कर लेते हैं। फोन्स मिलने के बाद भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता किसे वोट करें। तभी सोमी उन्हा को वोट कर देती है और बाकी सब उसकी देखा देखी वही करने लगते हैं। भले ही उन्हा जवाब में सोमी को वोट करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूनसियो कोशिश करती है उन्हा को बचाने की। वो बाकी पार्टिसिपेंट से कहती है वोट स्प्लिट कर दे और किसी और को वोट करें, पर फैसला हो चुका होता है। दूसरी तरफ क्योंगजून को ह्योनहो का फोन मिल जाता है और वो उसे उठाकर फेंक देता है। दुर्भाग्यवश ह्योनहो अपना फोन ढूंढ नहीं पाता और खुद को फांसी लगा लेता है। नाही का हताशा में ह्योनहो को पुकारना, चिल्लाना, ये सीन देखकर दिल टूट जाता है। दोस्तों, इससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट अब तक इस शो में नहीं आया। वोटिंग खत्म होती है और सबसे ज्यादा वोट्स उन्हा को मिलते हैं। मरने से पहले वो सबको खरी खोटी सुनाती है। सबने सोमी का साथ दिया, ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। फिर वो खुद को एक्सिक्यूट करने चली जाती है। इस पल तक ज्यादातर सिविलियंस मर चुके होते हैं और पार्टिसिपेंट्स को अभी तक एक भी माफिया नहीं मिला होता। एक बार फिर अनाउंसर वही ललेबाई सॉन्ग बजाना शुरू करता है और स्टूडेंट्स सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। अगली सुबह यूनसियो एक भयानक सपने से चौंक कर उठती है, जिसमें किसी का गला घोंटा जा रहा होता है। स्टूडेंट्स उठते हैं और देखते हैं कि ह्योनहो की लाश अब भी ऑडिटोरियम में लटकी हुई है। उन्हें ये भी पता चलता है कि जूह्यंग मर चुकी है। रात के दौरान माफिया ने उसका गला घोंट दिया था। अनाउंसर उन्हें बताती है कि जूह्यंग एक सिविलियन थी। साथ ही ये भी घोषणा करती है कि डॉक्टर ने पिछली वोटिंग खत्म होने से पहले अपनी हीलिंग एबिलिटी इस्तेमाल करके चा यूजून को बचा लिया था। स्टूडेंट्स अब जूनही को दोष देना शुरू करते हैं कि उसी ने वोट न करने की सलाह दी थी और उससे जिम्मेदारी लेने को कहते हैं। वो माफी मांगता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। क्योंगजून जल्दी से खुद को हर तरह के ब्लेम से दूर कर लेता है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं और जूनही यहाँ तक सोचने लगता है कि डेजिग्नेटेड एरिया से बाहर निकलकर मर ही जाए, पर आखिरकार वो ऐसा न करने का फैसला करता है। इसी बीच स्टूडेंट्स आपस में बहस करते रहते हैं कि इस सब के लिए किसे दोष दिया जाए। जुंगवॉन जोर देकर कहती है कि क्योंगजून सबसे ज्यादा सस्पिशियस है, पर वो होशियारी से बात को जूनही की तरफ मोड़ देता है। वो कहता है कि उसने ही समझदारी दिखाई थी जूनही पर भरोसा न करके और अपना फोन न सौंप कर उसके ज्यादा स्मार्ट होने और जिंदा रहने में उसकी क्या गलती है। यूनसियो सबसे कहती है कि गेम को लेकर बहस बंद करें। उसका मानना है कि अगर वो गेम के क्रिएटर को ढूंढ ले तो सब सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं, पर पहले उन्हें डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा। कुछ स्टूडेंट्स, खासकर क्योंगजून, शुरू में मदद करने से मना कर देते हैं, पर आखिरकार उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। बाद में यूनसियो जूनही से कहती है कि खुद को दोष देना बंद करे और गेम के पीछे के इंसान को ढूंढने में मदद करे। एक बार फिर यूनसियो खुद को फ्रीजर में अकेला पाती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इन्वेस्टिगेट करने पर उसे दीवार में एक छोटा सा ओपनिंग दिखता है और उसे लगता है कोई भूत उसकी तरफ आ रहा है। घबराकर वो चीख पड़ती है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं शायद उसे एस्थमा अटैक आया है और उसे इनहेलर देते हैं इससे पहले कि वो बेहोश
बेहोश हो जाए। यूनसियो इन्फर्मरी में होश में आती है, जहाँ नाही उसे बताती है कि क्या हुआ था। नाही योनहो की मौत को दिल पर ले रही है, जिसका असर अब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर साफ दिखने लगा है। एक बेहद डेलिकेट मोमेंट। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स गेम को लेकर डिस्कस करते हैं और सुझाव देते हैं कि सब अपने रोल्स सच सच बता दे, पर कोई भी आगे नहीं आता। क्योंगजुन पॉइंट आउट करता है कि जुनी ही माफिया हो सकता है, क्योंकि पिछली रात जब वोट न करने का फैसला लिया गया, जो कि यूनसियो का सुझाव था, तभी सबसे ज्यादा सिविलियंस मरे थे और इस लिस्ट में सबसे ऊपर जुनही का नाम आता है। पर सोमी आर्ग्यू करती है कि यूनसियो के सुझाव के बाद माखियस भी मरे थे। अब स्टूडेंट्स का ध्यान चा यूजुन के दोस्तों की तरफ जाता है, ये कहते हुए कि शायद वो डॉक्टर है जिन्होंने उसे बचाया। बेशक यूजुन के दोस्त इन आरोपों से तुरंत इनकार कर देते हैं। जल्द ही एक स्टूडेंट बताता है कि सोमी ही सबसे पहले उन्हा को वोट करने वाली थी, और ये भी कि उन्हा ने ही सोमी की पोल खोली थी डोंगयोन वाले मामले में। सोमी जवाब में अपने खुद के एलिगेशंस लगाकर मामले को और ज्यादा उलझा देती है। बात फिर वापस क्योंगजुन पर आती है। उसने अपना फोन क्यों छुपाया? क्योंगजुन इल्जाम लगाता है वुराम पर, कहते हुए कि उसने ली जुयंग को रिजेक्ट होने के बाद मार डाला। बहस आगे पीछे चलती रहती है। हर कोई एक दूसरे के मामूली से मामूली मतभेद भी गिनवाने लगता है। आखिरकार क्योंगजुन सबसे पहले वोट करता है और वो वोट करता है वुराम को। बात लगभग हाथापाई तक पहुंच जाती है। क्योंगजुन को वुराम के खिलाफ वोट करते देख उसके मिनियंस भी वही करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि सिर्फ 3 लोगों के साथ रहना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए और लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू करते हैं, स्नैक शॉप के खाने से रिश्वत देकर। यूनसियो बाकी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि रुकें और बात करें, पर वो चले जाते हैं। जल्द ही और भी लोग वुराम के खिलाफ वोट करना शुरू कर देते हैं। पूरे सेंटर में मानो एक कैंपेन शुरू हो जाता है। हर कोई खुद को सिविलियन साबित करने में जुटा है। यूनसियो खुद को दोष देने लगती है कि वो स्टूडेंट्स को दोबारा वोटिंग करने से रोक नहीं पाई। मिडनाइट नजदीक आते ही वुराम बाकी पार्टिसिपेंट से कहता है कि बदले में क्योंगजुन को वोट करें। वो चेतावनी देता है कि देरस्वेर क्योंगजुन उन्हें भी निशाना बनाएगा। यूनसियो और उसके दोस्त क्योंगजुन के खिलाफ वोट करने का फैसला करते हैं। समय तेजी से बीतता जाता है और जीसू व यूजुन सबसे आखिर में वोट करते हैं। वुराम उन्हें ढूंढकर मनाने की कोशिश करता है कि उसे बचाने के लिए वोट करें। वोटिंग के बाद यूनसियो जुवॉन और नाही को वो वॉल ओपनिंग दिखाती है जो उसे मिला था और फिर से उसे चेक करने का फैसला करती है। इस बार वो लड़खड़ाकर दीवार के पार गिर जाती है और वहाँ उसे मिलता है एक कमरा पूरी तरह कंप्यूटर से भरा हुआ, जो स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 4 तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।